अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में हम अपने सेकेंड चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अब तक के इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है उसका एक हल्का सी रिवीजन कर लेते हैं। हमने इस चैप्टर के दो पार्ट किए थे। पहले पार्ट में हम ये पढ़ने वाले थे कि वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने मेथड के ज़रिए एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की थी, और दूसरे पार्ट में हम वो पढ़ने वाले थे कि अगर एक बार एलिमेंट्स क्लासीफाई हो जाते हैं तो इसके थ्रू बनने वाला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे समझा जाता है और उसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो आइए हम इस चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले पहले वाले दोनों साइंटिस्ट के मेथड को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहला साइंटिस्ट जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की थी उनका नाम था डोबेराइनर। डोबेराइनर के मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से उन्होंने तीन एलिमेंट्स का ग्रुप फॉर्म किया जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी। इस ग्रुप को उन्होंने ट्राइड्स का नाम दिया। इस ट्राइड्स की क्या फीचर्स थे वो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से इन तीनों एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो ये देखा जाता है कि मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के एवरेज को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आता है। इसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने अपना डोबेराइनर का लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया। वो क्या था मैं आपको यहाँ बता दूँ। He arranged three elements in a triads in an increasing order of their atomic masses and found that the atomic mass of the middle element was approximately mean of the atomic masses of other two elements. इसी को डोबेराइनर ट्राइड्स का लॉ भी कहा जाता है। इसी लॉ को यूज़ करके या इसी मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन को यूज़ करके डोबेराइनर ने सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की थी, लेकिन हमने देखा कि उन्हें पूरी तरह से कामयाबी हाथ नहीं लगी। कुछ ट्राइड्स जो थे डोबेराइनर के रूल को फॉलो करते थे और बाकी के ट्राइड्स डोबेराइनर के रूल को फॉलो नहीं करते थे। डोबेराइनर के फेल होने के बाद जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनका नाम था जॉन न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स के क्लासिफिकेशन का मेथड ये था कि उन्होंने अपने टाइम पीरियड के पूरे 56 एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हर आठवां एलिमेंट उसके पहले वाले एलिमेंट के जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है। इसी को उन्होंने आगे चल के म्यूज़िक के ऑक्टेव से भी कंपैरिजन किया और इसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने अपना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी दिया। वो क्या लॉ था मैं यहाँ पर आपको एक बार बता दूँ। When the elements are arranged in an increasing order of their atomic masses, he found that every 8 element possess the properties of that first element. इसी लॉ को न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहा जाता है। इसी लॉ के बेस पे न्यूलैंड्स ने 56 एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की थी, लेकिन हमने देखा कि न्यूलैंड्स के क्लासिफिकेशन में बहुत से लिमिटेशंस थे। पहला लिमिटेशन कि कैल्शियम के बाद का कोई भी एलिमेंट्स न्यूलैंड्स के रूल को फॉलो नहीं करता था। उसके बाद हमने ये भी देखा कि न्यूलैंड्स के टेबल में एक ही प्लेस पे दो एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मैच नहीं होती थी। और हमने ये भी लिमिटेशन देखा कि न्यूलैंड्स ने अपने क्लासिफिकेशन में आगे फाउंड होने वाले या आगे डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स या नोबल गैसेस के बारे में कोई भी प्रोविज़न नहीं दिया था। इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से न्यूलैंड्स को भी कामयाबी हाथ नहीं लगी और अब न्यूलैंड्स के बाद जो तीसरा साइंटिस्ट है वो हम स्क्रीन पे देखते हैं कि उन्होंने क्या मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन यूज़ किया और हम अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे तीसरे साइंटिस्ट का नाम दिमित्री मेंडलीव रशिया से बिलोंग करते थे। तो स्टूडेंट हम मेंडलीव के मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन को एक स्टोरी की तरह समझेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं मेंडलीव से पहले न्यूलैंड्स के टाइम पे एलिमेंट्स की क्वांटिटी 56 थी। मेंडलीव के टाइम पे ये क्वांटिटी बढ़ करके 63 के एलिमेंट्स हो चुके थे। तो मेंडलीव ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना डायरेक्टली शुरू नहीं किया। मेंडलीव ने बहुत ही ध्यान से सारे एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मेंडलीव ने उन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स,
उनकी डेंसिटीज़, उनके मेल्टिंग पॉइंट, उनकी बॉइलिंग पॉइंट, सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से स्टडी करा। स्टडी करने के बाद मेनलीव को ये बात समझ में आई कि वो एलिमेंट्स जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं वो अपने आप को कुछ टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। इसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ भी दिया, पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीव। वो क्या था, मैं आपके सामने यहाँ बोल दूँ। The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses। मैं फिर रिपीट कर दूँ, मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में उसने क्या कहा था, ध्यान से सुनिएगा और उसे याद करिएगा। The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses। ये लॉ मेंडलीव के जरिए दिया गया था। इसी लॉ को बेस बनाकर मेंडलीव ने अपने टाइम पीरियड के सारे 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। आइए हम देखते हैं कि मेंडलीव ने इसी लॉ को यूज़ करके किस तरीके से पहला सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल बनाने में कामयाबी हासिल की थी। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए मैं उसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आइए उसे स्क्रीन पे देखते हैं। दिमित्री मेंडलीव। पिछले दोनों साइंटिस्ट के कंपैरिजन में मेंडलीव को काफ़ी हद तक सक्सेस मिली थी। मेंडलीव को ये ऑब्जर्व हुआ कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पीरियोडिकली होती है, यानी कि ना तो वो 3 के बाद रिपीट हो सकती हैं, ना वो 8 के बाद रिपीट होती है, जैसा कि पिछले दोनों साइंटिस्ट ने फिक्स नंबर देकर कहा था। दुबे-रायनर ने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था, न्यूलैंड्स ने 8 के बाद रिपीट होने का दावा किया था, लेकिन मेंडलीव ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेंडलीव ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि मेंडलीव के मुताबिक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट होती हैं, लेकिन कब रिपीट होंगी वो उसने नंबर मेंशन नहीं किया था। आइए देखते हैं कि मेंडलीव ने किस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की थी या अपना टेबल बनाया था। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेंडलीव ने भी सारे 63 एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज कर दिया, लेकिन उसने अरेंज करने के साथ ऐसे ही नहीं कि हाइड्रोजन सबसे छोटा है उसके बाद सारे के सारे एलिमेंट्स को एक ही रो में रख दिया, ऐसा नहीं था। उसने अरेंज करते वक्त, टेबल को बनाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखा था। वो क्या बातें थी, आइए यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एटॉमिक मास के हिसाब से सबसे छोटा जो एलिमेंट होता है वो है हाइड्रोजन। तो मेंडलीव ने अपने टेबल में सबसे पहले जो जगह दी वो थी हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के बाद जो दूसरा एलिमेंट था जिसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन से ज़्यादा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से उसे हाइड्रोजन के आगे रखना था, लेकिन मेंडलीव ने ये देखा कि इसके बाद का जो एलिमेंट है लिथियम, उसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन से ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन से मैच करती है, इसलिए लिथियम को उसने हाइड्रोजन के नीचे अरेंज किया, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। हाइड्रोजन के नीचे लिथियम की प्लेसमेंट। अगर लिथियम हाइड्रोजन से मैच नहीं करता तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से मेंडलीव लिथियम को हाइड्रोजन के आगे हॉरिजॉन्टली प्लेसमेंट देता था, लेकिन ऐसा नहीं था। मेंडलीव ने यह ऑब्जर्व किया कि लिथियम की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से मैच करती है और इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से उसे आगे भी रखना है, इसलिए उसने लिथियम को हाइड्रोजन के नीचे प्लेसमेंट दी। अब लिथियम के बाद का जो अगला एलिमेंट था बेरिलियम, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से उसे लिथियम के आगे होना चाहिए या उसे सिमिलर प्रॉपर्टी के बेस पे लिथियम के नीचे होना चाहिए। चूँकि मेंडलीव ने प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझा था, इसलिए उसने ऑब्जर्व किया कि बेरिलियम की प्रॉपर्टी लिथियम और हाइड्रोजन से मैच नहीं करती है, इसलिए उसने बेरिलियम को लिथियम के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से लिथियम की रो में प्लेसमेंट दिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, लिथियम के बाद बेरिलियम। अगर ये बेरिलियम लिथियम के जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी रखता तो वो उसको भी लिथियम के नीचे एक ही ग्रुप में अरेंज करता, लेकिन मेंडलीव का ऑब्जर्वेशन था कि अगर एक जैसी प्रॉपर्टी है तो एक ही ग्रुप में रखना है, और अगर एक जैसी प्रॉपर्टी नहीं है तो उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से हॉरिजॉन्टली प्लेसमेंट देते हुए आगे बढ़ते जाना है। बेरिलियम के बाद जो अगला एलिमेंट था बोरोन, इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से
उसे आगे रखना होगा, और अगर वो इन दोनों में से किसी एक से भी सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है तो वो उसको उसके नीचे प्लेसमेंट देगा। तो मेरे हिसाब से बोरोन को उन्होंने लिथियम, बेरिलियम और उसके बाद बोरोन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेसमेंट दी, क्योंकि बोरोन की प्रॉपर्टी ना तो लिथियम से मैच करती है और ना ही बेरिलियम से मैच करती है, इसलिए बोरोन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे रखा गया। अब बोरोन के बाद जो अगला एलिमेंट है वो है कार्बन। अगर कार्बन इन तीनों एलिमेंट में से किसी से भी सिमिलर प्रॉपर्टी रखता होगा तो मेंडलीव के हिसाब से वो कार्बन को इन तीनों में से उनके नीचे प्लेसमेंट देगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है तो कार्बन को इसी सेकंड रो में हॉरिजॉन्टली प्लेसमेंट दिया जाएगा। चूँकि कार्बन की प्रॉपर्टी इन तीनों एलिमेंट में से मैच नहीं होती है, इसलिए मेंडलीव के हिसाब से कार्बन को प्लेसमेंट बोरोन के बाद दिया गया। इसी वे में मेंडलीव ने सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया, और हमने देखा कि अगर वो एलिमेंट इनमें से किसी से भी सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है तो वो उस एलिमेंट को उसके नीचे रखेगा, और अगर इनमें से सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं रखता है तो वो उसको उसी रो में आगे बढ़ाते हुए जाएगा। बोरोन के बाद का दूसरा एग्जाम्पल है हमारी स्क्रीन पे नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन इनमें से किसी भी एलिमेंट से मैच नहीं करता। अगर मैच करता तो स्टूडेंट नाइट्रोजन को कहाँ रखा जाना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लेते हैं कि नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी बोरोन से मैच करती है तो मेंडलीव नाइट्रोजन को बोरोन के नीचे प्लेसमेंट देता, लेकिन ऐसा है नहीं। नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी इनमें से किसी से भी मैच नहीं होती है, इसलिए मेंडलीव ने उसको हॉरिजॉन्टली आगे प्लेसमेंट दिया। इस तरीके से मेंडलीव ने इंक्रीजिंग ऑर्डर का भी ध्यान रखा और केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी हो उसका भी ध्यान रखा। इसी वे में बढ़ते 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 मेंडलीव ने अपने सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की और फर्स्ट पीरियोडिक टेबल बनाने में कामयाबी हासिल की। देखते हैं इसके बाद वो कौन से एलिमेंट थे जो मेंडलीव के टेबल में आए। ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन भी इनमें से किसी से भी मैच नहीं करता है, इसलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से उसी रो में आएगा। अगर मैच करता तो वो थर्ड रो को स्टार्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लोरीन इनमें से किसी से भी मैच नहीं करता है, इसलिए उसे भी ऑक्सीजन के आगे प्लेसमेंट दी गई है। अब बात करते हैं सोडियम की। सोडियम एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से उसे फ्लोरीन के आगे आना चाहिए था, लेकिन सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम से मैच करती है, इसलिए मेंडलीव ने सोडियम को फ्लोरीन के आगे प्लेसमेंट सेकेंड रो में नहीं दिया, बल्कि उसने लिथियम के नीचे रख करके थर्ड रो का स्टार्ट कर दिया। अब हम ये देख सकते हैं कि लिथियम सोडियम की प्रॉपर्टी एक जैसी है, जो एक ही ग्रुप में है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर का भी ध्यान रखा गया है। सबसे छोटा हाइड्रोजन, फिर उसके बाद लिथियम, इसी वे में इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद का जो एलिमेंट है वो है सोडियम। सोडियम के बाद का अगला एलिमेंट है मैग्नीशियम। तो स्टूडेंट, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैग्नीशियम को कहाँ पे प्लेसमेंट मिलना चाहिए। स्क्रीन पे उसे सोडियम के नीचे रखना चाहिए या सोडियम के आगे हॉरिजॉन्टली प्लेसमेंट देना चाहिए। क्योंकि सोडियम के बाद का जो एलिमेंट है मैग्नीशियम, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बेरिलियम से मैच करती है। तो बताइए कहाँ प्लेसमेंट देना चाहिए? क्या उसे सोडियम के नीचे रखना चाहिए या बेरिलियम के नीचे रखना चाहिए? और इंक्रीजिंग ऑर्डर का भी ध्यान रखना होगा। सोडियम का एटॉमिक मास है 23 और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 माना जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से उसे सोडियम के आगे आना चाहिए और सिमिलर प्रॉपर्टी के हिसाब से उसे बेरिलियम के नीचे आना चाहिए। तो हम देखते हैं स्क्रीन पे कि अगला जो एलिमेंट है मैग्नीशियम, उसे प्लेसमेंट मिला बेरिलियम के नीचे, और इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से उसे सोडियम के आगे भी रखा गया है। इसी तरीके से मेंडलीव ने अपना टेबल कंप्लीट करने की कोशिश की है। आगे देखते हैं एल्यूमिनियम, इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से उसे मैग्नीशियम के आगे जगह रखनी चाहिए, और केमिकल प्रॉपर्टी बोरोन से है, इसलिए उसे बोरोन के नीचे प्लेसमेंट दी गई है। अगर इस एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सोडियम और लिथियम से मैच करती तो थर्ड वाले रो को मैग्नीशियम पर ही ख़त्म कर दिया जाता और एल्यूमिनियम को मैग्नीशियम के नीचे फोर्थ रो से स्टार्ट किया जाता।
तो हमने देखा कि मेंडलीव ने अपना टेबल इसी तरीके से कंप्लीट किया है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने अपने पिछले दोनों साइंटिस्ट का रिवीजन भी किया और अपने नए साइंटिस्ट दिमित्री मेंडलीव के मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन को समझा और ये भी देखा कि उन्होंने किस तरीके से टेबल बनाया था। हम अपने अगले लेक्चर में इसी टेबल से रिलेटेड कुछ और बातें देखेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, एक बात और आपके लिए एक होमवर्क। अब तक के मेरे जितने लेक्चर्स हुए हैं उन सभी में जो भी लॉज और लिमिटेशंस आए हैं उन्हें आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और अच्छे से याद करना है। ध्यान रहे, उन्हें आपको नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है।